रीजन एक्सप्लेन कर चुका हूँ पहले ही कि जो पेरिटोनियम है उसके आउटसाइड है, जैसे आप सेक्शन देख रहे हो। ठीक है, तो मैंने कुछ इस तरह से बनाया हुआ है। यहाँ पे किडनी प्रेजेंट है, ये बेसिकली वर्टिब्रल कॉलम है। ठीक है, ये गट है यहाँ पे, और ये पार्ट। ठीक है, तो ये देखो, ये जो ब्लैक यहाँ से दिख रहा है, दिस इज द पेरिटोनियम। पेरिटोनियम, तो ये जो किडनी है आपकी, ये आउटसाइड है। ठीक है, पर चूंकि पेरिटोनियम ने कवर तो हाफ ऑलमोस्ट पार्ट तो उसका कवर कर ही रखा है, तो इस तरह से बोलते हैं कि इट इज रेट्रोपेरिटोनियल इन ओरिजिन। ओके, डॉर्सल साइड पे है, ये वेंट्रल है और ये डॉर्सल है। ठीक है, तो डॉर्सल साइड्स पे प्रेजेंट होते हैं आपके किडनी। नेक्स्ट अगर हम आगे बचे, ये मार्कर की पोजीशन बड़ी पुअर है, 1 मिनट रुकना। कहाँ सर, ये मार्कर बहुत बेकार हो चुका, नया नहीं है, बहुत पॉइंटेड चल रहा है। पॉइंटेड मतलब बहुत मोटा हो गया है। आप देख लो, नया हो तो, नहीं तो लिख तो रहा ही हूँ ऐसे से। ठीक है, तो किडनी के मैंने आपको जब एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ा रहा था इन केस ऑफ ह्यूमन, मैं आपको जब एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ा रहा था तो मैंने कुछ पार्ट आपको बताए थे। कौन कौन से पार्ट बताए थे मैंने? किडनी, ठीक है, इसके बाद यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर और यूरेथ्रा। ये जो है वन पेयर है, दोनों दोनों, और ये सिंगल और ये भी। ठीक है, तो इसके बाद फिर मैंने ये चीज आपको बताई। अब देखते हैं किडनी को और डिटेल में। ठीक है, किडनी को और डिटेल में देखते हैं ह्यूमंस में। देखो, ये मार्कर रखे रखे ना सूख गया है, इनको यूज करना चाहिए था इस मार्कर को। तो अब स्टार्ट करते हैं हम। मतलब आपका किडनी, आपको हेडिंग डालने की जरूरत नहीं, ऑलरेडी आपका जो है किडनी बना हुआ है। ठीक है, तो डॉर्सल साइड पे लोकेटेड है ये भी आपने लिख लिया हुआ है। इसको जो है, अगर आपसे पूछे कोई कि किस लेवल पे कहां से कहां तक है, ठीक है, तो आपका ये लास्ट थोरेसिक वर्टिब्री से टू थर्ड लंबर वर्टिब्री तक। ठीक है, थर्ड लंबर वर्टिब्री तक ये मिलेगा, थर्ड लंबर वर्टिब्री तक आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, अगर हम थोड़ा सा साइज की बात करें, साइज की, तो इसकी जो लेंथ है, ठीक है,
वो है आपका 10 to 12 सेंटीमीटर। ठीक है, जो विड्थ है इसका वो है इसका 5 to 7 सेंटीमीटर, और जो इसकी थिकनेस है वो है आपकी 2 to, ये डायमेंशंस भी आप याद रखने। ठीक है, ये डायमेंशन याद रखने आप दी हुई एनसीईआरटी पे। लोकेशन, एक लोकेशन तो ये है, दूसरा कहाँ पे प्रेजेंट है ये, एब्डोमिनल कैविटी, यहाँ पे इस साइड पे। तो कभी भी अगर किडनी को किसी को स्टोन होता है तो कभी यहाँ दर्द नहीं होता, दर्द कहाँ पे होता है, पीछे साइड पे दर्द होता है। ठीक है, क्योंकि ये डॉर्सल साइड पे सिचुएटेड है। तो आप लिख दो इन एब्डोमिनल कैविटी। ठीक है, या लिख सकते हो लोअर एब्डोमिनल कैविटी, बिल्कुल नीचे की तरफ एब्डोमिनल कैविटी में प्रेजेंट है। अगर कलर लिखना हो कि किडनी का कलर कैसा है, शेप, शेप पहले लिख दो, या शेप एंड कलर दोनों साथ में हेडिंग डाल दो, शेप एंड कलर। ठीक है, तो बीन शेप्ड है। ठीक है, बीन शेप्ड। और कलर कैसा है, एंड राजमा देखे हो, राजमा नहीं देखा यार, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, बीन्स है, खाने में यूज किया जाता है। ठीक है, बिल्कुल वैसा ही दिखता है। ठीक है, और वैसा ही कलर है इसका, रेडिश इन कलर। पता नहीं यहाँ कुछ और बोलते होंगे शायद। हाँ, राजमा चावल बोल रहा है ना, उसका कॉम्बिनेशन है। रेड बीन बचा है तो बीन ही, बट अब ये एग्जैक्टली क्या है मुझे भी याद नहीं है। चलो, तो शेप एंड कलर भी मैंने आपको किडनी का लिखा दिया है। थोड़ा सा स्ट्रक्चर देख लेते हैं हम। देखो, मैंने एक किडनी थोड़ा सा ऊपर की तरफ बनाई हुई। ठीक है, ये वाली कौन सी किडनी है, लेफ्ट या राइट? मेरा हाथ नहीं ढंग से चल रहा है। लेफ्ट, राइट। ठीक है, यहां से क्या निकलेंगे, यूरेटर। ठीक है, यहां से यूरेटर निकलेंगे, और ये यूरेटर आके मिलेंगे कहाँ पे, यूरिनरी ब्लडर में। ये है यूरिनरी ब्लडर, और ये है यूरेथ्रा, यूरेथ्रा। ठीक है, ये दोनों पेयर्स में जो दिख रहे हैं आपको, ये यूरेटर। ठीक है, ये किडनी है। थोड़ा सा और एक चीज देख लिया जाए यहाँ पे। इसको यहाँ से ओपन मत कर, मतलब क्लोज मत करना, क्योंकि ये आगे की तरफ आता है।
ये ब्लड ला रही है, तो ये क्या है? रीनल आर्टरी। और यहां से ब्लड जा रहा है, तो ये है बेसिकली रीनल वेन। तो इतनी सारी चीजें जो मैंने पहले लिखाई हुई थी वो मैंने आपके लिए बना दी। अब अगर डिटेल में स्ट्रक्चर देखें किडनी का, ठीक है, ये तो आपने देख लिया कि इस तरह से किडनी है, ठीक है। लेफ्ट किडनी थोड़ा सा अप लेवल पे होती है, ठीक है। राइट किडनी आपकी थोड़ा नीचे होती है, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू लेफ्ट। अब अगर हम यहाँ से किडनी का स्ट्रक्चर, ये सब कुछ आपका देखा हुआ है, ठीक है। तो किडनी आपको इस तरह से दिखेगी, बीन शेप्ड। अभी और ये जो इसका अंदर वाला पार्ट है ये थोड़ा सा कॉन्वेक्स होता है, ये इस तरह से कॉन्वेक्स होता है, ठीक है। और ये जो कॉन्वेक्स वाला पार्ट है बेसिकली यहां से क्या एराइज होता है आपका? यूरेथ्रा एराइज होता है, ठीक है। सॉरी, यूरेथ्रा कह रहा हूं, यूरेटर एराइज होते हैं, ठीक है। और अकेले यूरेटर, ये तो यूरेटर बाहर की तरफ जा रहा है, इसमें कुछ कुछ और है। जितनी भी ब्लड वेसल्स हैं, वो चाहे आर्टरी हो, रीनल आर्टरी या रीनल वेन या न्यूरॉन्स, ठीक है, वो इसी के थ्रू जो है इंटर होती हैं, यहां से एग्जिट करती है, ठीक है। जैसे आर्टरी और न्यूरॉन्स होंगी, ठीक है, बेसिकली जो है क्या कहते हैं, तो वो अंदर की तरफ आएंगी, और कुछ न्यूरॉन्स और रीनल वेन जो है यहीं से क्या जाएंगी, बाहर की तरफ जाएंगी, ठीक है। ये जो ये पूरा का पूरा पार्ट है यहां से, इसमें एक कैप्सूल की कवरिंग होती है जो इसको प्रोटेक्टिव कवर प्रोवाइड करता है, इसको जो है प्रोटेक्टिव कवर प्रोवाइड करता है। और ये जो प्रोटेक्टिव कवर प्रोवाइड कर रहा है इसको क्या बोलते हैं? रीनल कैप्सूल बोलते हैं। तो यहां पे लिख दो, ये रीनल कैप्सूल है। कैसा है ये? टफ है। क्या प्रोवाइड करता है? प्रोटेक्शन, ठीक है, इसका काम है। ये जो अंदर का पार्ट दिख रहा है उसका किडनी का, इस किडनी में दो पार्ट है, ठीक है। बाहर की तरफ कॉर्टेक्स है, ठीक है, और अंदर की तरफ मेडुला है। तो बेसिकली आप किडनी को टू पार्ट में डिवाइड कर सकते हो, आउटर कॉर्टेक्स एंड इनर मेडुला रीजन, ठीक है, इनर मेडुला रीजन। तो यहां पे बना दो इस तरह से, ये जो इधर का पार्ट होगा जस्ट बाहर की तरफ, बाहर की तरफ ये होगा आपका क्या? कॉर्टेक्स रीजन होगा, ठीक है। अब जो अंदर वाला मेडुलरी रीजन है वो इस तरह से कॉर्टेक्स की तरह यूनिफॉर्म नहीं होता है, यहाँ पे कुछ कुछ पिरामिड्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और पिरामिड्स तो बेसिकली कैसे बनते हैं कि ये जो कॉर्टेक्स है, कॉर्टेक्स उन पिरामिड्स के बीच बीच में या पूरे मेडुला के अंदर ये कॉर्टिकल रीजन क्या हो जाता है? एक्सटेंड हो जाता है। तो ये मेडुला को जो है छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देता है, और जिन पार्ट्स में इसको डिवाइड करता है उनका नाम क्या दिया जाता है? मेडुलरी पिरामिड और रीनल पिरामिड। तो यहाँ पे बना सकते हो आप इस तरह से, इस तरह से आप मेडुलरी पिरामिड। इतना ही रहने, ठीक है। तो ये बेसिकली इस तरह से नीचे ओपनिंग बना देना है इसकी। और ये जो
मेडुलरी पिरामिड हैं, ये आपको स्ट्रिएटेड इन अपीयरेंस दिखेंगे, स्ट्रिएटेड इन अपीयरेंस। इनको पहले लेबल कर दो कि ये जो है आपके क्या है, रीनल पिरामिड और मेडुलरी पिरामिड, रीनल पिरामिड और मेडुलरी पिरामिड। अच्छा देखो, ये जहां जहां पे कॉर्टेक्स अंदर एक्सटेंड कर गया है, देखो ये पूरा डॉटेड स्ट्रक्चर इस तरह से कॉर्टेक्स है, ये जितना भी आपको डॉटेड दिख रहा है स्ट्रक्चर, ये कॉर्टेक्स है। जहां जहां पे कॉर्टेक्स पिरामिड्स के बीच में या मेडुला में इन जो है प्रोजेक्ट कर गया है, इनको बोलते हैं हम कॉलम ऑफ बर्टनी। कॉलम ऑफ बर्टनी। ये जो रीजन जो कॉन्वेक्स ये रीजन था, ये जो कॉन्वेक्स रीजन है जहां से क्या एराइज हुआ है, यूरेटर, उस कॉन्वेक्स रीजन को हम क्या बोलते हैं, हाइलम और हाइलस। ठीक है, ये जो कॉनकेव रीजन है, अगर मैं यहाँ पे इस वाले को बोल दूं या इस तरह से दिखा दूं कि ये जो पार्ट है, ये जो है, ठीक है, कॉनकेव, ये तो पूरा किडनी हो गया, ये जो कॉनकेव जो पार्ट था, इस कॉनकेव पार्ट को क्या बोलते हैं, हाइलम और हाइलस। ठीक है, और यहां से ही आपके आप लिख सकते हो यूरेटर, ब्लड वेसल्स एंड न्यूरॉन्स। पास थ्रू इट। ये बेटे पास मतलब वो इंटर इन किडनी। ठीक है, इंटर इन किडनी। एनसीईआरटी में लाइन लिखी हुई, ध्यान में रखना। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि द स्ट्रक्चर विच बाय विच यूरेटर, ब्लड वेसल्स एंड न्यूरॉन्स टेक्स एंट्री इन किडनी इज नोन एज। ठीक है, तो वो हाइलम और हाइलस। ओके, ये जो हाइलस के नीचे ये वाला जो पार्ट दिख रहा है, ठीक है, ये जो पार्ट आपको दिख रहा है, दिस पार्ट इज नोन एज रीनल पेल्विस। ये जो पार्ट दिख रहा है आपको, ये क्या है, रीनल पेल्विस। रीनल पेल्विस। अच्छा, एक और चीज देखो, ये मेडुलरी पिरामिड की ओपनिंग बनी हुई, ठीक है, ये आगे इस तरह से एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर बनाती है, इस तरह से ये ट्यूबुलर स्ट्रक्चर बनाती है। इन ट्यूबुलर स्ट्रक्चर को बोलते हैं रीनल पैपिले। ठीक है, रीनल पैपिले, या ये आप बोल सकते हो कि ये बेसिकली जो ओपनिंग है उनको रीनल पैपिला बोलते हैं। ठीक है, उन ओपनिंग को बोलो कि ये ओपनिंग जो है, दीज ओपनिंग आर रीनल पैपिले। और ये जो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, ये ट्यूबुलर स्ट्रक्चर आपस में आगे चल के क्या कर जाते हैं, इस तरह से फ्यूज कर जाते हैं, इस तरह से फ्यूज कर जाएंगे। ठीक है, तो ये जो आपको छोटे छोटे ये जो स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, ये वाले स्ट्रक्चर, और एक ये बड़ा वाला स्ट्रक्चर दिख रहा है, ठीक है, तो ये जो छोटा स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, इसको बोलते हैं माइनर काइलाइसिस। और ये जो बड़ा सा स्ट्रक्चर दिख रहा है, जहां पे सारा फ्यूजन हो चुका है, माइनर काइलाइसिस फ्यूज कर गए हैं, उसको क्या बोलते हैं, मेजर काइलाइसिस। ठीक है, कैलिक्स एक एक जो है उसको कैलिक्स बोलते हैं, और बहुत सारे जो फ्यूज कर जाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, कैलाइसिस। ठीक है, तो ये बेसिकली ये जो रीनल पेपिला है, ठीक है, अभी मैं बताऊंगा ये रीनल पेपिला किस चीज की ओपनिंग है। ठीक है, ये रीनल पेपिला से एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर एराइज हुआ है, जिसको आप बोल रहे हो माइनर काइलाइसिस।
ठीक है, और माइनर काइलेसिस आपस में फ्यूज करके क्या बना रहे हैं, मेजर काइलेसिस। मेजर काइलेसिस बेसिकली कहां पे ओपन हो रहा है, रीनल पेल्विस में ओपन हो रहा, और रीनल पेल्विस से जो यूरिन है वो कहां चला जा रहा है, यूरेटर पे चला जा रहा है। रीनल पेल्विस से जो यूरिन है वो यूरेटर पे चला जा रहा है। ठीक है, तो अब आपको समझ में आ गया कि जो किडनी है, किडनी को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, बाहर की तरफ आउटर कॉर्टेक्स है, अंदर की तरफ इनर मेडुला। कॉर्टेक्स की तरह मेडुला पूरी तरह से कंटिन्यू नहीं है, क्यों, क्योंकि कॉर्टेक्स रीजन जो है मेडुला में कहीं कहीं पे प्रोजेक्शन बना लिया है, कहीं कहीं पे प्रोजेक्ट कर गया है। ठीक है, और ये जो है प्रोजेक्शन के बाद जो मेडुला बचे वो बेसिकली पिरामिड्स में जो है कन्वर्ट हो गया, इस वजह से उसका क्या नाम दे दिया गया, रीनल पिरामिड और मेडुलरी पिरामिड। ठीक है, और बेसिकली जो है क्या कहते हैं, ये जो 2 मेडुलरी पिरामिड के बीच में जहां पे कॉर्टेक्स इंटर किया था उसका नाम दे दिया गया कॉलम ऑफ बर्टनी। तो ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि कॉलम ऑफ बर्टनी एक्चुअली क्या है, मेडुला है, कॉर्टेक्स है। ठीक है, तो ध्यान में रखना कि वो बेसिकली किसका पार्ट है, कॉर्टिकल रीजन का पार्ट है, कॉर्टिकल रीजन ऑफ द किडनी का पार्ट है। ठीक है, बाकी मैंने ये बता दिया कि जो रीनल कैप्सूल है ये प्रोटेक्शन का काम करता है, इसमें बहुत सारी और भी लेयर्स प्रेजेंट होती हैं, बट आपका जो है बस इससे ही मतलब रखना है, इतना ही आपको एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं हम। यहाँ पे देखो ये बेसिकली जो ये पिरामिड्स है, ठीक है, इन पिरामिड्स में अगर 1 मिनट इसको मैं बाहर की तरफ एक पिरामिड बना लूं, तो जो आपकी नेफ्रॉन्स है, ठीक है, उन नेफ्रॉन्स यहाँ पे पाए जाते हैं। ठीक है, और नेफ्रॉन्स का कौन सा पार्ट यहाँ पे पाया जाता है, लूप ऑफ हेनले वाला पार्ट। ठीक है, तो अगर यहाँ पे अभी मैं जो है आपको बाद में आऊंगा नेफ्रॉन्स पे, पर मैं थोड़ा सा स्ट्रक्चर की यहाँ पे नीड है, इस वजह से मैं बना रहा हूँ। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे इस तरह से नेफ्रॉन बना दूं, बहुत बड़ा बना दिया, ठीक है, ये आपका नेफ्रॉन अगर बन गया, तो ये है नेफ्रॉन। अब देखो नेफ्रॉन का कौन सा पार्ट सिर्फ यहाँ पे प्रेजेंट है मेडुलरी पिरामिड में, सिर्फ आपका लूप ऑफ हेनले। ठीक है, सिर्फ लूप ऑफ हेनले प्रेजेंट है, बाकी रिमेनिंग पार्ट ऑफ द जो है नेफ्रॉन कहाँ पे है, कॉर्टेक्स रीजन, इसके ऊपर जो कॉर्टेक्स रीजन है वहां पे प्रेजेंट है। तो ध्यान में रखना कि जो नेफ्रॉन है, नेफ्रॉन का सिर्फ लूप ऑफ हेनले वाला रीजन उसके अंदर प्रेजेंट होता है। ठीक है, या कलेक्टिंग डक्ट, ये जो स्ट्रक्चर देख रहे हो ये आपकी क्या है, कलेक्टिंग डक्ट। पर कलेक्टिंग डक्ट कभी किसी सिंगल नेफ्रॉन का पार्ट नहीं है, बहुत सारी नेफ्रॉन्स आपस में कलेक्टिंग डक्ट पे ओपन होती है। ठीक है, दैट मीन्स कि जो कलेक्टिंग डक्ट है वो बहुत सारी नेफ्रॉन्स का पार्ट। ठीक है, इट इज नॉट द पार्ट ऑफ सिंगल नेफ्रॉन। ओके, एक और इंपॉर्टेंट चीज कि जो आपकी नेफ्रॉन है, नेफ्रॉन 2 टाइप की होती है। एक नेफ्रॉन आपकी कौन सी है, कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स, और दूसरी है जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन। तो जो जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन है वही में लूप ऑफ हेनले इतना लंबा पाया जाता है कि वो मेडुलरी पिरामिड में एंटर करती है। ठीक है, बाकी जो नेफ्रॉन्स हैं उनमें लूप ऑफ हेनले बहुत छोटा सा है, तो वो ऊपर के पार्ट पे ही रहता है, जाता एंटर करता है मेडुलरी पिरामिड पर वो बस ऊपर वाले पार्ट पे रहता है। ठीक है, वो डीप मिडलरी पिरामिड पे एंटर नहीं करता है। बात समझ में आई, ठीक है।
तो ये जो है क्या कहते हैं, हम उस पिक्चर पे फिर से चलते हैं। ठीक है, उस पिक्चर पे फिर से चलते हैं और हम थोड़ा सा नेफ्रॉन्स के बारे में बात करते हैं। इसको बना लो, ठीक है, इसको मैं आगे रेफरेंस दूंगा। बाकी ये जो ओपनिंग है इसको मैंने पहले ही बता दिया है, क्या है इसका नाम? रीनल पेपली। यहीं से क्या एराइज होता है? माइनर कैलिक्स। माइनर कैलिक्स अगर दूसरा और भी होता, ठीक है, तो ये जो है किसी के साथ फ्यूज कर जाता है इस तरह से, ठीक है, और ये क्या बनाता है स्ट्रक्चर? मेजर कैलाइसिस। ठीक है, मेजर कैलाइसिस इस तरह से। तो अब आते हैं नेफ्रॉन्स को स्टडी करते हैं। इरेज करते हैं इसको। अच्छा, ये बड़ी छोटी छोटी सी चीजें हैं, इनको याद रखना, क्योंकि मुझे पता है कि आपके एग्जाम में बहुत हाई फाई नहीं आने वाला, यही सब चीजें आनी है। ठीक है, लॉकडाउन के टाइम में कोई मूवी वूवी देखे कि नहीं देखे? मतलब जब से लॉकडाउन लगा है थिएटर जाके मूवी तो बहुत देखे होंगे, ये तो मुझे पता है। हम्म। वो तो मोबाइल पे आप लोग अमेजन प्राइम और पता नहीं क्या क्या एक्टिवेट किए हो, हॉट स्टार, नेटफ्लिक्स। थिएटर जाके कितने लोगों के पास करेज हुआ कि थिएटर जाके मूवी देख? तुम बाहर हो उससे, तुम अपने आप को इंक्लूड मत करना, गर्ल्स में इतना कहाँ करेज। हम्म। कोई नहीं गया, सब अमेजन प्राइम वाले हैं। तुमको, मुझे तो शक हो रहा है कि तुमने अमेजन प्राइम में भी मूवी देखी है, नहीं देखी है? नहीं देखी, वो देख ली, मुझे लग ही रहा था। अरे बड़ा सस्ता है यहाँ पे मूवी इतनी सस्ती है। मैं उधर था जब मैं अपना पीएचडी कर रहा था अमृतसर में, तो उस समय एक मूवी देखने का मतलब था कि आप 500-600 का तो अकेले टिकट ही हो जाता था, और इसके बाद अगर कुछ खाना पीना है उसके अंदर से लेके, दैट मीन्स कि 1000-1200 रुपए तो गए एक बार में। सब्सक्रिप्शन ना, और जो फीलिंग है वो नहीं आती ना वहां पे इतने बड़ा बड़ा सब दिखता है, हाँ? अच्छा, मैं पहले जब पीएचडी के दौरान था तो मैंने अपने हॉस्टल के रूम में स्पीकर वगैरह रखे हुए थे, और वीडियोस जो है, मैं मतलब मूवी जब देखना होता था ना तो उसको थिएटर में कन्वर्ट कर देता था लैपटॉप लगा के। और उसका देखने का मजा ही अलग था। कोई दोस्त नहीं, नो दोस्त। अकेले मूवी देखनी है। दोस्त ना बीच बीच में कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं, मूवी के डायलॉग चले जाते हैं उसमें। कुछ मूवी दोस्त के साथ ही अच्छा लगता है। वैसे भी पीएचडी वाले थोड़े से अपने टाइम में इतने अजीब से हो जाते हैं कि उनको अकेले ही मूवी देखना अच्छा लगता है, उनको बीच में बहुत टोका टाकी पसंद नहीं। चलो आगे आते हैं नेफ्रॉन्स पे। मुझे भी वैसे थिएटर पे, मैं लास्ट टाइम यहाँ फेब में गया था, साल्ट लेक में जो है ना, कौन सा है, आरडीबी, आरडीबी तो है शायद, वहां पे गया था मैं लास्ट में, पर मुझे ये याद नहीं है कि कौन सी मूवी थी। चलो आ जाओ, नहीं तो यहाँ यहाँ पे तुम्हारा ना मूवी सीन ही चलता रहेगा, चलो। हम्म। कुछ बच्चे पीछे पीछे का पढ़ रहे हो आप लोग? क्या पढ़ रहे हो? जो मैंने पहले पढ़ा रखा है कुछ याद याद है?
चलो, जो नेफ्रॉन है, मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन्स पाए जाते हैं, ठीक है। इन ईच किडनी, हर एक किडनी में मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन्स आपको मिलेंगे, ठीक है। या देख लेना, शायद एनसीईआरटी 1 मिलियन लिखती है, 1 मिलियन, ठीक है, बट चलो ठीक है, एनसीईआरटी जो है वही है सही, 1 मिलियन, ठीक है। एंड सेकंड थिंग कि ये जो नेफ्रॉन है, ये बेसिकली नेफ्रॉन को आप, एक पॉइंट और लिखते हैं पहले, ठीक है, एक पॉइंट और लिखते हैं, ये स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट, ठीक है, मतलब कि किडनी का स्ट्रक्चर भी बना रही है और किडनी का फंक्शनल रोल भी प्ले कर रही है, ठीक है। स्ट्रक्चरली देखें अगर नेफ्रॉन को, तो नेफ्रॉन में आपको दो पार्ट नजर आएंगे, ठीक है। नेफ्रॉन में आपको दो पार्ट नजर आएंगे। एक बेसिकली जो टफ्ट ऑफ ब्लड वेसल्स है, ठीक है, जिसको आप क्या बोलते हो, ग्लोमेरुली। ये क्या है, टफ्ट ऑफ कैपिलरीज या ब्लड वेसल्स। और दूसरा है आपका ट्यूबुलर पार्ट, रीनल ट्यूब्यूल, ट्यूबुलर पार्ट, ठीक है। तो अगर मैं थोड़ा थोड़ा साथ साथ स्ट्रक्चर भी बनाता चलूं आपके लिए, तो ये जो ग्लोमेरुली है, यहाँ पे देखो, ठीक है। तो ये जो आपको रेड से यहाँ पे दिख रहा है, ये आपका क्या है, ग्लोमेरुली, ठीक है, ग्लोमेरुली। ये जो आ रही है इधर से ब्लड वेसल्स, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, एफरेंट आर्टेरियोल्स, ठीक है। आर्टियोल्स का मतलब है कि जो आर्टरी है वो छोटी छोटी ब्लड वेसल्स में टूट गई हैं, और उन छोटी छोटी ब्लड वेसल्स को क्या बोल रहे हैं, आर्टियोल्स, बट दे आर स्टिल बिग, लार्जर देन
कैपिलरीज, कैपिलरीज से अभी बड़ी है ये, ठीक है। और ये जो है आपकी जहां जो ब्लड ले जा रही है किडनी के बाहर वो कौन सी है, इफरेंट। कोई कंफ्यूजन हो तो ध्यान में रखना, ई से होता है एग्जिट, ठीक है, तो ये ई है, ठीक है, एफरेंट आर्टेरियोल्स। और ये जो आपकी हैं ये टफ टॉप कैपिलरीज, ठीक है, ये बीच में जो स्ट्रक्चर रख दिख रहा है टफ टॉप कैपिलरीज, तो ये सारा कुछ मिलके ये क्या बना रहा है, ये आपका है ग्लोमेरुल, ठीक है, ग्लोमेरुल। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, देखो इसका जो वो है एरिया है, ठीक है, सरकमफेरेंस है इसका और उसका सरकमफेरेंस देखो, ठीक है। तो बेसिकली इसका जो सरकमफेरेंस है उससे बहुत बड़ा है, ठीक है। इससे क्या होता है कि जब इधर से ब्लड ज्यादा आ रहा है इधर से ब्लड कम निकल रहा है तो यहाँ पे एक प्रेशर बिल्डअप होता है, और ये प्रेशर किस चीज पे हेल्प करता है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट को एस्टैब्लिश करने में हेल्प करता है, ठीक है। ये बेसिकली ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन प्रेशर का पार्ट बनाता है, ठीक है, जीएफपी का पार्ट बनाता है, ठीक है। अब ये जो ग्लोमेरुली है मैंने बता दिया कि ये टफ टॉप कैपिलरीज है, इसमें क्या क्या मिलेंगी आपको, इसमें आपको मिलेंगे एफरेंट आर्टेरियोल्स और यहां पे आपको मिलेंगे साथ में इफरेंट आर्टेरियोल्स, ठीक है। और अब ये जो रीनल ट्यूबुलर है, ठीक है, ये जो रीनल ट्यूबुलर पार्ट है जिनको रीनल ट्यूब्यूल्स बोल रहे हो, वो स्टार्ट कहां से होता है, बाउमेंस कैप्सूल से, ठीक है, बाउमेंस कैप्सूल। ये एक ब्रॉड जो है स्ट्रक्चर है, इसको बाउमेंस कैप्सूल बोल रहे हैं। तो ये बाउमेंस कैप्सूल से स्टार्ट होता है, इसके बाद फिर रिमेनिंग ट्यूबुलर पार्ट होता है, ठीक है। रिमेनिंग ट्यूबुलर पार्ट में जैसे ही बाउमेंस कैप्सूल खत्म होता है तो एक हाईली क्वाइल्ड पार्ट प्रेजेंट है जिसको क्या बोलते हैं, ये यहां से लेके यहां तक आपका प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, जिसको शार्ट में आप बोलते हो पीसीटी, ठीक है, दिस इज हाईली क्वाइल्ड पार्ट, ठीक है। हाईली क्वाइल्ड पार्ट आगे चल के एक हेयर पिन शेप लाइक स्ट्रक्चर बनाता है जिसको बोलते हैं आप लूप ऑफ हेनले। तो ये पूरा यहां से लेके ये, ठीक है, ये पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये क्या है आपका लूप ऑफ हेनले, मैं बाद में पूरा नाम लिखा दूंगा, ये लूप ऑफ हेनले, ठीक है। क्योंकि प्रॉक्सिमल जो पीसीटी है, पीसीटी बेसिकली मेडुलरी पिरामिड में डिसेंड कर रहा है, ठीक है, तो इस वाले पार्ट को डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले बोलते हैं, और ये फिर ये ऊपर की तरफ निकल रहा है मेडुलरी पिरामिड से, तो इस वाले को असेंडिंग लूप ऑफ हेनले बोलते हैं, ठीक है। डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले और असेंडिंग लूप ऑफ हेनले दोनों के दो दो पार्ट होते हैं, एक ये थिक रीजन और दूसरा ये थिन रीजन, ठीक है। तो इसको थिक लूप ऑफ हेनले बोलते हैं और इसको थिन लूप ऑफ हेनले, इसी तरह से इसको थिन लूप ऑफ हेनले, थिन डिसेंडिंग लूप ऑफ सॉरी असेंडिंग, थिन असेंडिंग लूप ऑफ हेनले और थिक असेंडिंग लूप ऑफ हेनले। ये जो लूप ऑफ हेनले है आगे चल के फिर से कंटिन्यू होता है एक हाईली क्वाइल्ड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर से जिसको क्या बोलते हैं आप, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, शार्ट में इसको बोलते हैं डीसीटी। ये जो डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है ये ओपन हो जाता है कहां पे, कलेक्टिंग डक्ट पे। ये है आपका कलेक्टिंग डक्ट, ये आपका कलेक्टिंग डक्ट है। अब लूप ऑफ हेनले डिपेंड करता है कि किस तरह की नेफ्रॉन है, उसी हिसाब से लूप ऑफ हेनले की लेंथ होगी, ठीक है। अगर नेफ्रॉन कॉर्टिकल है तो लूप ऑफ हेनले क्या होगा, छोटा होगा, और अगर जो है ये नेफ्रॉन आपकी जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन है तो लूप ऑफ हेनले आपका लॉन्ग होगा, काफी बड़ा होगा, ठीक है, काफी बड़ा होगा। तो हम जरा सा रीनल ट्यूबुलर पार्ट का डिटेल में देख लेते हैं, आपके पास स्पेस होगा आप इसी के साथ कंटिन्यू रहना, मैं ऊपर की तरफ यहाँ बनाऊंगा। तो रीनल टिब्यूल, रीनल टिब्यूल में दो पार्ट आप देखोगे फर्दर, कौन से, बाउमेंस कैप्सूल, और आपको पता है बाउमेंस कैप्सूल प्लस
ग्लोमेरुलस मिलके क्या बनाते हैं, मेलपिगियन बॉडी, ठीक है, या मेलपिगियन कार्पेसल्स, ठीक है। एक और नाम है मेलपिगियन कार्पेसल्स और हाँ रीनल कार्पेसल्स, ठीक है। तो बाउमेंस कैप्सूल एक पार्ट हो गया, बाकी ट्यूबुलर पार्ट या रीनल बोल सकते हैं आप, ठीक है। अब ये जो रीनल ट्यूबुलर पार्ट है, इसमें कौन कौन से स्ट्रक्चर हैं, वो सारे के सारे स्ट्रक्चर हैं आपके पीसीटी, लूप ऑफ हेनले और आपका डीसीटी। देखो नाम वहां पे मैंने पीसीटी का लिखा दिया है, इसलिए मैंने यहाँ पे पूरा नाम नहीं लिखा, ठीक है। दिस इज द प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, दिस इज डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल और लूप ऑफ हेनले, ठीक है। यहाँ पे बस एक चीज लिख लेना दोनों के लिए कि जो पीसीटी एंड डीसीटी है दोनों बहुत क्या है, हाईली क्वाइल्ड है, तो लिख दो यहाँ पे, ठीक है। ये हाईली क्वाइल्ड, यहाँ पे भी लिख दो हाईली क्वाइल्ड, ठीक है। जरा सा लूप ऑफ हेनले को बाहर निकाल लो, इसमें थोड़ा सा चीजें लिखनी है, इसलिए हम इसको थोड़ा बाहर निकाल लेते हैं, ठीक है। लूप ऑफ हेनले आपका फर्दर डिवाइडेड है दो पार्ट में, डिसेंडिंग एलओएच, ठीक है, डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले, असेंडिंग लूप ऑफ हेनले, ठीक है। अब इसके भी दो रीजन हैं, थिक एंड थिन, इसके भी दो रीजन हैं, थिक एंड थिन, ठीक है। इनका फंक्शनल एस्पेक्ट मैं अभी बाद में लिखाऊंगा जब मैं मैकेनिज्म ऑफ यूरिन फॉर्मेशन बताऊंगा। अभी बस बता दे रहा हूं कि लूप ऑफ हेनले का क्या सिग्निफिकेंस है, पीसीटी का क्या सिग्निफिकेंस है, डीसीटी का क्या सिग्निफिकेंस है। तो जो लूप ऑफ हेनले है बेसिकली ये ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन ग्रेडियंट क्रिएट करता है, कहां पे, कहां पे, मेडुलरी पिरामिड में, ठीक है। मेडुलरी पिरामिड में जो एक कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है, ठीक है, ऑस्मोलैरिटी जो सल्यूट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है जिसको ऑस्मोलैरिटी बोलते हो, वो कौन क्रिएट करता है, लूप ऑफ हेनले। और उसका फायदा क्या, उसका फायदा है यूरिन को कॉन्सेंट्रेट करने, ठीक है। या ये बोल सकते हो कि जो वाटर रीअब्जॉर्प्शन है वो उससे जो है वहां पे किया जाता है, ठीक है। और इसके अलावा जो आपका पीसीटी है, ये जो पीसीटी आपको दिखाई दे रहा है, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर एंड सॉल्ट, ठीक है, दोनों कहां पे रीअब्जॉर्ब होते हैं, पीसीटी, ठीक है। रिमेनिंग अमाउंट ऑफ वाटर डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल एंड कलेक्टिंग डक्ट में होता है, बहुत थोड़ा सा एलओएस के थ्रू होता है, बट वो निग्लेजिबल, ठीक है। न्यूट्रिएंट 100%, जो भी न्यूट्रिएंट यहां से जाएगा वो 100% आपका कहां पे एब्जॉर्ब हो जाएगा, पीसीटी में। मैंने तीन बातें बताई, एक न्यूट्रिएंट के रिस्पेक्ट में, दूसरी हमने बताई है वाटर के रिस्पेक्ट में, और तीसरी साल्ट के। न्यूट्रिएंट तो पूरा 100%, ठीक है, साल्ट आपका 70 to 80% और वाटर भी आपका 70 to 80%, ठीक है। एलओएच का काम आपके एब्जॉर्प्शन में नहीं, ना ही एक और स्टेप होता है ट्यूबुलर सिक्रेशन, उसमें भी नेग्लिजिबल, ठीक है। तो एलओएच का काम क्या है, मेंटेनेंस ऑफ ऑस्मोलैरिटी, ठीक है, या आयनिक बैलेंस। अभी लिखाऊंगा, बस मैं आपको बता दे रहा हूं। अच्छा चलो अब देख लेते हैं कि जो आपका नेफ्रॉन है वो नेफ्रॉन के टाइप्स, टाइप्स ऑफ नेफ्रॉन लिख दो यहाँ पे। बेसिकली टू टाइप्स की, एक है कॉर्टिकल नेफ्रॉन और दूसरी है जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन। जो कॉर्टिकल नेफ्रॉन है
उसका जो लूप ऑफ हेनले है वो कैसा होगा, छोटा हो, और जो इसका लूप ऑफ हेनले है वो लार्ज हो। मतलब कि अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि जो डिजर्ट एनिमल्स हैं, ठीक है, जो उनका नेफ्रॉन्स है वो ज्यादातर नेफ्रॉन्स कौन से होंगे, जक्स्ट्रामेशन। ठीक है, वैसे अभी आपको बता दूं कि अगर ह्यूमन के केस में देखें तो कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स कितने परसेंट है, 80%, और जक्स्ट्रामेडुलरी नेफ्रॉन अप्रोक्सीमेटली 15 to 20%। ठीक है, 15 to 20%। ये ध्यान में रखना कि मोस्ट ऑफ द नेफ्रॉन्स जो है कार्टिकल नेफ्रॉन्स है, ठीक है, कुछ ही जक्स्ट्रामेडुलरी नेफ्रॉन्स है। तो लूप ऑफ हेनले के रिस्पेक्ट में, कार्टिकल नेफ्रॉन्स के रिस्पेक्ट में मैंने ये चीज बताई। एक और ध्यान दो, एक और चीज ध्यान दो कि ये जो इफरेंट आर्टियोल्स है ये आगे चल के कैपिलरीज में डिवाइड कर जाती है। ठीक है, पूरा एक नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज में डिवाइड कर जाता है, और ये जो नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज है उसको बोलते हैं पेरीट्यूबुलर नेटवर्क। मतलब जो डिफरेंट आर्टियोल्स है, मैं इसको इरेज करूंगा जो लेबलिंग है, ठीक है, इस लेबलिंग को आप नेक्स्ट पिक्चर बना लो अगर आपको बनाना है। ठीक है, ये मुझे एक्चुअली थोड़ा स्पेस चाहिए यहाँ पे, आप एक पिक्चर ही बना लो पूरा। तो जो एफरेंट आर्टरियोल्स है ये आगे चल के बहुत सारी कैपिलरीज पे डिवाइड कर जाएगी। इस तरह से, ठीक है, और ये जो कैपिलरीज हैं, ये जो कैपिलरीज हैं ये पूरा का पूरा ये पीसीटी के साथ साथ जो है चलेंगे इस तरह से। मतलब पूरा का पूरा इसके साथ में ही नेटवर्किंग बनाएंगे, पूरा पूरा नेटवर्किंग बनाएंगे इस तरह से। ठीक है, तो ये जो नेटवर्किंग बन रही है, ये जो नेटवर्किंग बन रही है, इस नेटवर्किंग को क्या बोलते हैं, पेरीट्यूबुलर। ये जो डॉटेड स्ट्रक्चर है, डॉटेड स्ट्रक्चर का मतलब है कि ये नीचे से गए, उसको क्रॉस नहीं किया हुआ, ठीक है, इसके चारों तरफ से, इसके ऊपर नीचे से गया हुआ है वो। ठीक है, तो इस तरह से पूरा का पूरा बनाया गया, मैं पूरा नहीं बना रहा हूं। तो ये जो नेटवर्क दिखाई दे रहा है फ्रंट आर्टरियोल्स का, ठीक है, ये इसको बोलते हैं पेरी ट्यूबुलर नेटवर्क। तो पेरी ट्यूबुलर नेटवर्क किसका पार्ट है, एफरेंट आर्टरियोल्स का पार्ट। ठीक है, ये आपका एफरेंट आर्टरियोल्स का, एफरेंट नहीं एफरेंट, ठीक है, या इफ्रेंट बोल दो आप, ठीक है, एफरेंट आर्टरियोल्स का पार्ट। ठीक है, इन्हीं में से, इन्हीं इन्हीं ट्यूबुलर नेटवर्क्स में से एक जो कैपिलरी है, ठीक है, एक कैपिलरी एफरेंट आर्टरियोल्स की वो पैरेलल रन होती है किसके, लूप ऑफ हेनले के, एंड दैट कैपिलरी इज नोन एज, क्या बोलेंगे, वासा रेक्टा। ठीक है, वासा रेक्टा। तो इसको ले आओ यहाँ पे। आगे कहीं पे भी जाके वो फ्यूज होगी, ब्लड वेसल्स के साथ ही मिल जाएगी जाके। ठीक है, ब्लड वेसल्स के साथ ही मिल जाएंगे। तो ये बेसिकली आपकी क्या है, ये वासा रेक्टा, वासा रेक्टा। तो ये भी क्वेश्चन आपसे बड़े कॉमनली पूछा जा सकता है कि जो पेरी ट्यूबुलर नेटवर्क है वो किससे बन रहा है, या जो वासा रेक्टा है एक्चुअली वो क्या है। तो वो बेसिकली एक कैपिलरी है जो एफरेंट आर्टियोल से निकली हुई है, और वो किसके पैरेलल रन करती है, लूप ऑफ हेनले। तो आप यहाँ पे लिख दो, रन
पैरेलल टू लूप ऑफ हेनले। अब इसका बड़ा सिग्निफिकेंस है दोनों का, आपके लूप ऑफ हेनले का भी और वासा रेक्टा का भी। किस चीज में सिग्निफिकेंस है? यूरिन कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, जब ये यूरिन का कॉन्सेंट्रेशन करना होता, अभी एक मैकेनिज्म पढ़ाऊंगा मैं आपको, मैकेनिज्म ऑफ यूरिन फॉर्मेशन। ठीक है, तो उसमें एक और मैकेनिज्म है काउंटर करंट मैकेनिज्म। ठीक है, तो काउंटर करंट मैकेनिज्म बेसिकली मैं आपको दिखाऊंगा कि वासा रेक्टा और लूप ऑफ हेनले दोनों के दोनों रोल प्ले करते हैं। ठीक है, एक बेसिकली काउंटर करंट स्टेब्लिश करता है, जनरेट करता है, और दूसरा काउंटर करंट को क्या करता है? मेंटेन रखता है। ठीक है, काउंटर करंट को मेंटेन रखता है। तो ये बेसिकली आपका नेफ्रॉन्स है, कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स एंड जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन्स। ठीक है, कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स का जो लूप ऑफ हेनले है वो स्मॉल है, जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन्स का जो लूप ऑफ हेनले है वो लार्ज है। मुझे लग रहा है कि मैंने अब तक सारे पार्ट इसके कवर कर लिए हैं। चलते हैं मैकेनिज्म ऑफ यूरिन फॉर्मेशन। बच्चे एनसीईआरटी है किसी के पास में? देना। चलो, यूरिन फॉर्मेशन एक चीज जो भी बता दी थी, लिखाई नहीं है, वो भी लिख दो आप, कि जो आपका ग्लोमेरुलस है, प्लस आपका बाउमेंस कैप्सूल, ये जो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है कंबाइंडली, इसको क्या बोल रहे थे हम? मेलपिगियन कॉर्पसल और रीनल कॉर्पसल्स। ठीक है, दोनों को मिला के, मतलब ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हो, ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हो, ये क्या है? मेलपिगियन कॉर्पसल्स और रीनल कॉर्पसल्स। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो कलेक्टिंग डक्ट है वो कहाँ पे ओपन होता है? इन मेडुलरी पिरामिड। ठीक है, और मेडुलरी पिरामिड फाइनली कहाँ पे ओपन हो जाता है? कैलाइसिस। ठीक है, कैलाइसिस पे। एनसीईआरटी रीड करना, उससे ना ये जो मैंने पढ़ाया है, इन दोनों को आप अगर कंबाइन करोगे तो एक पूरा स्टोरी डेवलप हो जाएगा दिमाग में, फिर बहुत रटने वाला काम खत्म हो जाएगा। ठीक है, फिर बहुत ज्यादा रटना नहीं रह जाएगा, कुछ कुछ टर्म्स हैं बस उन्हीं को रटना रहेगा। ठीक है, तो आते हैं नेक्स्ट पार्ट, मैकेनिज्म ऑफ यूरिन फॉर्मेशन पे। ठीक है, चलो। अच्छा, एक और चीज देख लो, वैसे तो बाद में भी बताऊंगा पर फिर भी देख लो। ये जो बाउमेंस कैप्सूल की वॉल है, यहाँ पे जो एपिथेलियल सेल्स प्रेजेंट होती हैं, यहाँ पे जो एपिथेलियल सेल्स प्रेजेंट होती हैं, दीज एपिथेलियल सेल्स इज नोन एज पोडोसाइट। ठीक है, इन पोडोसाइट्स के बीच में देखो थोड़ा थोड़ा स्पेस है। ठीक है, तो ये बेसिकली फिल्ट्रेशन स्लिट। ये क्या है? दीज स्पेस इज नोन एज फिल्ट्रेशन स्लिट। मेरे लिए अब आसान हो जाएगा बाद में जब मैं फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन पढ़ाऊंगा इसका। फिल्ट्रेशन स्लिट, ये जो
पोडोसाइट है, प्रोजेक्ट पोडोसाइट में प्रोजेक्शन सेराइज है, मतलब आप देखोगे इस तरह से स्ट्रक्चर है, ठीक है, इस तरह से। और ये क्या करता है, कैपिलरी के साथ में इस तरह का इंडिकेट बना लेता है, ठीक है, इस तरह से कैपिलरी के साथ में पूरा क्लोज कनेक्शन बना लेता है, ठीक है, इंडिकेट कनेक्शन बना लेता है। और उससे क्या होता है, उससे जो ये ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन प्रेशर है उसको एस्टैब्लिश करने में उसको हेल्प मिलती है, ठीक है। तो ये है बेसिकली नेक्स्ट पार्ट। आगे चलते हैं, मैकेनिज्म ऑफ यूरिन फॉर्मेशन। टाइम कितना हुआ बच्चे, हो गया? ये तो बहुत टाइम पड़ा है। केमिस्ट्री क्लास कब छोड़ी गई? 12:47 पे, सॉरी 11:47 पे। मैं कब आया? 11:55 पे। मेरी कोई गलती नहीं है, मैं तो थोड़ा सा छोड़ूंगा ही ना तुमको, कि जैसे ही आपके टीचर निकले तुरंत आ जाया करो। ओ हो 5 मिनट दिया जाता है, अभी मैं पूरा आधे घंटे पढ़ाऊंगा। 1:30 टू कल तो मैं पढ़ाने वाला हूँ, और कल से, हाँ एक चीज अनाउंस करना तो भूल ही गया बच्चे, कल मैं एक्स्ट्रा ले रहा हूँ, और कल से आपका प्लांट मतलब रिप्रोडक्शन यूनिट का पहला चैप्टर स्टार्ट, ये रेगुलर क्लास में चलेगा। और रिप्रोडक्शन यूनिट का जो अपना पहला चैप्टर है कल से, तो माइट भी चांसेस कि अगर सब कुछ ओके रहा तो पहला चैप्टर जो कि छोटा सा है विद सम की कॉन्सेप्ट मैं उसको खत्म कर दूँ, ठीक है। फिर हम आ जाएंगे प्लांट रिप्रोडक्शन। तो प्लांट रिप्रोडक्शन तो वैसे भी बड़ा स्पीड में ले जाना है, मुझे पता है कितना वहां से आना है चीजें, ठीक है, आता है क्वेश्चन तो हर बार ही आता है, ठीक है। हाँ तो मैं उसको बड़े टाइमली फिनिश कर देंगे, ठीक है। फिर इसके बचेगा ह्यूमन रिप्रोडक्शन, वो बहुत लंबा है, उसको मैं आराम से बढ़ाऊंगा धीरे धीरे करके, ठीक है। और जो लास्ट वाला चैप्टर है रिप्रोडक्शन का, वो उसके मैं नोट्स दे दूंगा और मैं यहाँ पे डिस्कस करूंगा, नोट्स मिलेंगे और आप, ठीक है, तो रट्टा मारना है आपको, ठीक है, और कुछ है नहीं उसमें। क्या हुआ, मतलब यूनिट तुम्हारी जल्दी ही खत्म होगी रिप्रोडक्शन वाली। ह्यूमन रिप्रोडक्शन है, जितना टाइम ले ले वो, बाकी कुछ ज्यादा नहीं है। चलो आ जाओ यहाँ पे। किसमें? हाँ जेनेटिक्स, तो इसीलिए तो मैं उसके लिए कुछ बोला नहीं है बच्चे। जेनेटिक्स का जो सेकंड वाला पार्ट है, सेकंड वाला चैप्टर कौन सा, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, वो मैं बहुत तेजी खत्म करता हूँ। अरे कुछ छोड़ूंगा नहीं, बड़ा आसान क्वेश्चन आया था, बच्चे कर ही नहीं पाए। हाँ कितने क्वेश्चन आए थे इस बारे बताओगे? बिल्कुल समझ में आएगा, बिल्कुल। ऐसा कुछ नहीं पढ़ाऊंगा जो समझ में ना आए। और एक क्वेश्चन आया था, मुझे लग रहा है कि ज्यादा आया था। आरएनए पॉलीमरेज से क्वेश्चन था जो बच्चे सारे गलत करके आए थे ऑलमोस्ट सब। उसमें जबकि आपको ध्यान, अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा था तो एक चीज तो ध्यान देना ही चाहिए था ना कि डीएनए पॉलीमरेज की यूनिट डिस्कस की गई, आरएनए पॉलीमरेज की कोई यूनिट डिस्कस नहीं की गई। इसका मतलब होता है कि वही काम कर रहा है, ठीक है। बहुत ज्यादा मैकेनिज्म उसकी नोन नहीं है कि वो किस तरह से वो हेलिक्सेस को सेपरेट करती, ठीक है। हेलिकेज के बारे में बोला था, मतलब तो हेलिकेज आरएनए के पास में वही यूनिट है जो सब काम करती है, ठीक है। हेलिकेज, वो डीएनए पॉलीमरेज का सिनेरियो डिफरेंट है कि हेलिकेज अलग है उसका, टोपो आइसोमरेज अलग है उसका, ठीक है, उसके डिफरेंट यूनिट अलग अलग है, बट यहाँ पे वो एक ही यूनिट है जो सब काम कर लेती है। अच्छा, डीएनए पॉलीमरेज के साथ एक प्रॉब्लम है कि वो इनिशिएट नहीं कर सकती है, ठीक है। उसके लिए कौन आता है? आरएनए पॉलीमरेज आता है। किस फॉर्म में आरएनए पॉलीमरेज आता है? प्राइमेज के फॉर्म में, ठीक है। प्राइमेज जो प्राइमर बनाता है वहां पे, ठीक है। हाँ थोड़ा बहुत टफ है, पर मैं नहीं छूटेगा बच्चे, कुछ नहीं। मेरे पिछले साल के नोट्स उलट के देखना, XYZ एवरीथिंग सब उसी से आया। अब बच्चे नहीं पढ़ के गए, मेरी गलती थोड़ी।
कुछ भी बाहर से नहीं आया। हाँ, एक दो चीजों को मैं बोल सकता हूँ कि 2-3 क्वेश्चन इनडायरेक्ट जरूर डाले, ठीक है। उसमें से एक क्वेश्चन ये भी था आरएनए पॉलीमरेज वाला, जबकि मैं पढ़ाते समय मैंने उनको बोला था कि बच्चे इसमें सारा काम आरएनए पॉलीमरेज ही करती है, तो तुम बस आरएनए पॉलीमरेज पे कंसंट्रेट करो, एक चीज देख लेना सिग्मा फैक्टर के बारे में, ठीक है, बाकी कुछ नहीं। बट प्रेशर होता है वहां पे, थोड़ा सा भूल जाता है बच्चे। सारे के सारे बच्चे का गलत किया था, मतलब यहाँ पे उस क्वेश्चन के लिए रिजल्ट 100% था, ठीक है। 100% गलत करने में, सही करने में नहीं। किसी ने तुक्का मार दिया हो जो नोन में ना हो, वो बात अलग है, ठीक है। आ जाओ, मैकेनिज्म ऑफ यूरिन फॉर्मेशन की बात करते हैं। तो बेसिकली जो यूरिन फॉर्मेशन है वो 3 स्टेप में, ये जो प्रोसेस है 3 स्टेप की प्रोसेस है। कौन कौन से 3 स्टेप्स हैं यहाँ पे? पहला है, यहाँ पे जब ब्लड आएगा इस ब्लड को फिल्टर करना पड़ेगा, ठीक है, फिल्टर करना। तो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन जो है सबसे पहला स्टेप है। जो पहला स्टेप है वो बेसिकली अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। अब अल्ट्रा फिल्ट्रेशन क्या है, थोड़ा सा एक लाइन तो लिख ही दो यहाँ पे कि ये फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड है। कौन करेगा? वाया किडनी। पर किडनी में कौन सा पार्ट इन्वॉल्व है इस काम को करने के लिए? या किडनी हटा लो बच्चे, यहाँ पे सीधे सीधे लिख दो मैल्पिगियन कॉर्पसल ऑफ किडनी, ठीक है। मैल्पिगियन कॉर्पसल्स, बाउमेंस कैप्सूल प्लस ग्लोमेरुलस के ये दोनों पार्ट मिलके अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का काम करते हैं, ठीक है। दूसरा काम है रीअब्जॉर्प्शन, ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन। तो यहां पे क्या होता है, जो न्यूट्रिएंट्स आ जाते हैं, बताऊं, जब ये जो फिल्ट्रेशन की प्रोसेस होती है, तो इस फिल्ट्रेशन की प्रोसेस में प्लाज्मा में बड़ी प्रोटीन्स को छोड़ के, प्लाज्मा की बड़ी प्रोटीन्स को छोड़ के सब कुछ आ जाता है। तो मतलब क्या क्या नहीं आया? ब्लड सेल्स नहीं आई, और दूसरा आपके प्रोटीन्स, वो भी बड़े प्रोटीन्स नहीं आए, ठीक है, लार्ज साइज के, क्योंकि वो स्लिट को क्रॉस नहीं कर पाते, इस फिल्ट्रेशन स्लिट को क्रॉस नहीं कर पाते, ठीक है। तो जो अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है कि व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ फिल्ट्रेट, तो आप बोलोगे कि इट इज सिमिलर टू द प्लाज्मा एक्सेप्ट लार्ज प्रोटीन्स, एक्सेप्ट लार्ज प्रोटीन्स, ठीक है। तो ये बेसिकली रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, न्यूट्रिएंट्स एंड सॉल्ट, ठीक है, इनका रीअब्जॉर्प्शन। मेनली कौन सा पार्ट रीअब्जॉर्प्शन में इन्वॉल्व है? पीसीटी, ठीक है। मतलब कि ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन का जो मेन काम है, मेनली ये भी क्वेश्चन पूछा गया हुआ है, ठीक है। मेनली कौन करता है काम? पीसीटी करता है, ठीक है। थर्ड इसका स्टेप, थर्ड एंड लास्ट स्टेप है इसका ट्यूबुलर सिक्रीशन, ठीक है। कुछ कुछ चीजें हैं जो वापस से फिल्ट्रेट के अंदर ले जानी, जो रिक्वायरमेंट नहीं है बॉडी को, जिन जिन सल्यूट्स की रिक्वायरमेंट नहीं है, जिन साल्ट से आयंस की रिक्वायरमेंट नहीं है, इनको वापस कहां पे ले जाएंगे? फिल्ट्रेट में ले जाएंगे, ठीक है, फिल्ट्रेट में ले जाएंगे। तो ट्यूबुलर सिक्रीशन ये भी मेनली कौन परफॉर्म करता है? मेनली पीसीटी, इसका भी काम मेनली पीसीटी ही करता है। थोड़ा बहुत पार्ट, बहुत निग्लिजिबल लूप ऑफ हेनले है, ठीक है, थोड़ा बहुत पार्ट आपका डीसीटी करेगा, ठीक है। बट मेनली जो काम है वो पीसीटी का काम है, ट्यूबुलर सिक्रीशन। यहाँ पे थोड़ा सा जरूर लिख दो पीसीटी, यहीं पे लिख दो पीसीटी, ट्यूबुलर एपिथेलियम। जो उसमें एपिथेलियम है, ट्यूबुलर एपिथेलियम। आप लोगों को गर्मी नहीं लग रही है? तो ये आपको जो है यूरिन फॉर्मेशन में 3 स्टेप्स हैं, जिसमें से सबसे पहला स्टेप हम डिस्कस करने जा रहे हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, ठीक है। मतलब कि ये जो मैल्पिगियन कॉर्पसल्स है, इस पे किस तरह से आपके फिल्ट्रेशन होता है,
किस तरह से ब्लड प्रेशर जो है बिल्डअप होता है यहाँ पे, जिसको आप ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन प्रेशर बोलते हो, जीएफपी, वो कैसे बिल्डअप होता है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन कैसी है, ठीक है, कौन कौन से पार्ट अल्ट्रा फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन बना रहे हैं, उन सबको हमको डिस्कस करने हैं। तो सबसे पहला पार्ट जो होगा हमारा वही है कि ये फिल्ट्रेशन जो मेम्ब्रेन है उसमें कौन कौन सी चीजें इन्वॉल्व है। थ्री लेयर्स हैं बेसिकली। कौन कौन सी थ्री लेयर्स हैं आपको पिक्चर में देख के पता चल रहा होगा। कौन कौन सी थ्री लेयर्स वहां पे हैं? भूले हुए हो तुम। पहला तो हेडिंग डाल दो आप, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, और यहां पे लिख दो फिर से वही चीज, फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड थ्रू फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन, फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन, ठीक है। और ये प्रोड्यूस क्या करेगा, क्या प्रोड्यूस करेगा? अल्ट्रा फिल्ट्रेट भी बोल सकते हो और फिल्ट्रेट भी बोल सकते हो, पर बेटर है अल्ट्रा फिल्ट्रेट बोलना, ठीक है। प्रोड्यूस अल्ट्रा फिल्ट्रेट। अल्ट्रा फिल्ट्रेट में क्या क्या चीजें प्रेजेंट होंगी, अभी लिखाया था, वाटर, साल्ट्स, न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। यहां पे एक और चीज लिख दो, ठीक है, यहां पे एक और चीज लिख दो, हैव सिमिलर कंपोजिशन, इस तरह से लिखो, हैव कंपोजिशन सिमिलर टू, composition similar to plasma except large protein। और ये भी ध्यान रखना कि ब्लड से अगर कंपेयर करवाएगा, ठीक है, तो बोलोगे कि सिमिलर टू द ब्लड एक्सेप्ट ब्लड सेल्स एंड प्रोटीन्स, ठीक है। तो अब अपना देख लेना, इतना डीप में मैं नहीं लिखाऊंगा जाके। आते हैं फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन, पहले पढ़ते हैं, फटाफट कॉपी करो इसको। हो गया। फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन में देखेंगे थ्री लेयर्स प्रेजेंट हैं। एक है ब्लड वेसल्स की, ये जो ग्लोमुलस की जो कैपिलरी है उसकी वॉल, ठीक है, लिख दो यहाँ पे फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन। फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन आपका थ्री लेयर्ड स्ट्रक्चर है, थ्री लेयर्ड स्ट्रक्चर है, ठीक है। और ये जो थ्री लेयर्ड स्ट्रक्चर है इसमें आपको मिलेगा वॉल ऑफ कैपिलरी, क्या लिख दो इस वॉल ऑफ कैपिलरी को, क्या लिख सकता हूँ, इंडोथीलियम, इंडोथीलियम ही तो है, कोई डाउट है क्या? ये इंडोथीलियम ही है, ठीक है। तो थोड़ा सा मॉडिफाइड होती है, नॉर्मल उसके कंपेयर में थोड़ा सा मॉडिफाइड होती हैं, बट आपको मिलेगा वॉल ऑफ, ठीक है, कैपिलरीज। बेसमेंट मेम्ब्रेन, क्योंकि एपिथेलियल टिश्यू है तो क्या प्रेजेंट होगा, बेसमेंट मेम्ब्रेन। और बेसमेंट मेम्ब्रेन में दोनों की बेसमेंट मेम्ब्रेन, मतलब ये जो वॉल है ब्लड कैपिलरी, ठीक है, कैपिलरीज की, उसकी भी, और आपकी जो बाउमेंस कैप्सूल की एपिथेलियल वॉल है उसकी भी, जहां पे पोडोसाइट्स प्रेजेंट है, ठीक है। तो लिख दो बेसमेंट मेम्ब्रेन ऑफ बोथ कैपिलरी एंड बाउमेंस कैप्सूल, बाउमेंस कैप्सूल, ठीक है। और क्या प्रेजेंट होगा,
बाउमेंस एपिथेलियल वॉल ऑफ बाउमेंस कैप्सूल के बच्चे में 60 में रिप्रेजेंट कर रहा हूं यहाँ पे, ठीक है। बाउमेंस कैप्सूल, तो यहाँ पे कौन सी सेल्स प्रेजेंट है, ये मैंने क्या बताया था, पोडोसाइट। और पोडोसाइट किस तरह की सेल्स हैं, इनमें प्रोजेक्शंस राइजेज है। प्रोजेक्शंस को क्या बोलते हैं, प्रोसेसेस, न्यूरॉन्स में पढ़े हैं, ठीक है। तो प्रोसेसेस हैं बेसिकली, ठीक है। और कौन सी ऐसी सेल्स पड़ी हैं जिनमें प्रोसेसेस प्रेजेंट होते हैं, मैं पढ़ा चुका हूँ। नहीं, विलाई प्रोसेसेस नहीं है, पढ़ा चुका हूँ, टिश्यू में जाओ, फाइब्रोब्लास्ट, ढक्कन हो तुम लोग। तो याद रखना कि वॉल ऑफ कैपिलरी, बेसमेंट मेम्ब्रेन प्लस एपिथेलियल वॉल्स, ये तीनों मिला के क्या बनाते हैं, फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन बनाते हैं, जहां से ब्लड को पास करना है, ठीक है, ब्लड को पास करना। अब आके कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें डिस्कस करते हैं। ये कॉपी कर लिया हो तो मैं इरेज कर दूं इसको। चलो पहले लिखो रीनल ब्लड फ्लो के बारे में। रीनल ब्लड, अब ये रीनल ब्लड फ्लो कुछ नहीं है, आपका जो हार्ट है, ठीक है, आपका जो हार्ट है वो कितना, मुझे पता है, मैंने नहीं पढ़ाया अभी तक, कितना ब्लड पर मिनट पंप करता है वेंट्रिकल्स जो, 5 to 6 लीटर, 5500 बोल दो, 5 to 6 लीटर बोल, ठीक है। उसका 1/4 पार्ट पर मिनट किडनी पास कर देती, ठीक है, फिल्टर कर देती। जितना आपका ब्लड पंप कर रहा है, ठीक है, 1 मिनट में हार्ट जितना ब्लड पंप कर रहा है, उसका 1/5 पार्ट आपकी जो किडनी है वो फिल्टर कर देती है, ठीक है, पर मिनट, ठीक है। उसी को क्या बोलते हैं, रीनल ब्लड फ्लो, ठीक है। तो आप यहां सीधे सीधे लिखोगे 1100 to 1200 ml ब्लड फिल्टर पर मिनट बाय किडनी, और ये कितना है, 1/5 ऑफ ब्लड पंप्ड बाय हार्ट, ठीक है। इसी को बोलते हैं, ये जो है आपका, इसी को बोलते हैं नोन एज रीनल ब्लड फ्लो। अच्छा, अगर आपसे बोला जाए कि आप यहां से ये कैलकुलेट कर दो, रीनल प्लाज्मा फ्लो, आरपीएफ, कर पाओगे? आपका जो ब्लड है, पढ़ाया नहीं है ये पार्ट अभी, ब्लड में आपका जो प्लाज्मा है और आपकी जो ब्लड सेल्स है, तो ब्लड सेल्स अप्रोक्सीमेटली कितना बनाती हैं, 45%, और प्लाज्मा कितना बनाता है, 55%। निकालो इसका 55% कितना होगा, 600 के आसपास, 600 to 650 ml के आसपास। अरे निकाल के बताओ।
600 to 650। तो ये तो हुआ रीनल ब्लड फ्लो और रीनल प्लाज्मा फ्लो। चलो जीएफआर निकालते हैं, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। एनसीईआरटी में एक्चुअली आपके जीएफपी दिया नहीं, उन्होंने नहीं दिया है कि जीएफपी कैसे कैलकुलेट करने, ठीक है। तो जो मेन चीज है वो पहले लिखाता हूं मैं, जो दिया हुआ है वहां, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, मतलब कि एक मिनट में जो किडनी है वो कितना ब्लड फिल्टर कर देगी, ठीक है, उसी को बोल रहे हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। तो ये बेसिकली है आपका 125 ml पर मिनट, और ये अगर डे का निकालोगे तो कितना हो जाएगा, पर डे। कैलकुलेट करो जरा, 125 ml में मल्टीप्लीकेशन कितने का होगा। आपका जो किडनी है, मतलब ब्लड जितना भी हार्ट से पंप होता है 5 से 6 लीटर, ठीक है, तो उसका जो मैक्सिमम प्रोपोर्शन है, ठीक है, वो कौन लेता है, किडनी लेती, 1/5 मैक्सिमम, ठीक है। तो एक स्टेटमेंट नोट में डाल के लिख दो, ठीक है, किडनी, क्योंकि उसको क्या करना है, उसको फिल्टर करना है, इसलिए किडनी रिसीव मैक्सिमम proportion of कार्डियक आउटपुट। अब ये कार्डियक आउटपुट मैं आपको बाद में पढ़ाऊंगा, जब आपको कौन सा चैप्टर पढ़ाऊंगा मैं, 20 to 20। क्या हुआ ये बच्चे, ये जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट है इसको जीएफआर बोलते हैं, और ये आप याद रखना कई बार पूछा जा चुका है आपके एग्जाम में, ठीक है, जीएफआर आपको कई बार पूछा जा चुका है। ये जो 20 से 22% आपका ये आ रहा है, इसको आप निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हो, फॉर्मूला है आपका, ठीक है, जो रीनल प्लाज्मा फ्लो है और जो रीनल ब्लड फ्लो है, ठीक है, इनसे आप निकाल सकते हो। कोई कुछ बोला क्या, तो मैं आज के लिए यहीं से खत्म कर रहा हूं। अब मैं नेक्स्ट जब लूंगा जो है आपका एक एक स्टेटमेंट और लिखा देता हूं फिर उसके बाद, ठीक है। तो वैसे अगर आपको जीएफपी जो आपका ये है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन प्रेशर जो है, ठीक है, उसमें बेसिकली 3 फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं, ठीक है। कौन कौन से फैक्टर हैं, एक ये जो प्रेशर डाल रहा है, ठीक है, कैपिलरीज से जो प्रेशर पड़ रहा है, ठीक है, वो, और तो ये वाला जो प्रेशर है बेसिकली इसको ग्लोमेरुलर प्रेशर बोलते हैं। यहाँ पे एक हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर डेवलप होता है, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, क्योंकि जो फिल्ट्रेट यहाँ पे आ जाएगा वो बाहर से आने वाले फिल्ट्रेट को क्या करेगा, रोकेगा, ठीक है। और तीसरा एक और है, जो वहां पे कोलॉइडल प्रोटीन्स प्रेजेंट हैं, कोलॉइडल प्रोटीन्स क्या करती हैं, अपने साथ जोड़ के रखती हैं चीजों को, तो वो भी बेसिकली जब उससे प्लाज्मा पार्ट बाहर निकलने की कोशिश करेगा तो उसको क्या करेंगी, रोकेंगे। तो इसमें से जो ग्लोमेरुलर प्रेशर है वो पॉजिटिव प्रेशर है, बाकी दो निगेटिव प्रेशर, और वो सब मिला के आपका जो है क्या कहते हैं, वो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन प्रेशर जीएफपी बनाते हैं। बट आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, आप इतना ही जानो जिससे आपका काम चल जाए, ठीक है, नहीं पूछेगा आपसे। तो माइट भी चांसेस कि मैं अगले लेक्चर में लिखा भी दूं, ठीक है, बट आप इतना तो याद ही रखो कम से कम।
तो आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर पे